हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। ये कक्षा 10 जीव विज्ञान की दूसरी क्लास है। हम लोग पाठ 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, प्रथम पाठ का नाम है मानव शरीर की संरचना। हम लोगों ने पहले मानव त्वचा के पहले भाग के बारे में पढ़ा था जिसे हम लोग अधिचर्म के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चर्म। तो ये दोनों एक दूसरे के भाग होते हैं, माफ़ करना, दो भाग होते हैं। त्वचा के चर्म और अधिचर्म दो सतहें होती हैं। तो हम लोग अधिचर्म के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे चर्म के बारे में। तो अब कार्य क्या है, इसके प्रकार क्या है, इन सब के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप चेक करते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्म क्या होता है। तो त्वचा के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं, चर्म कहते हैं। अगर चर्म को सही तरीके से लिखा जाए तो हमारी जो ऊपरी सतह होती है, जो जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं या स्किन कहते हैं, इसके जो अंदर का अंदरूनी भाग होता है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अधिचर्म, माफ़ करना, चर्म। चर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण भ्रूण के मीसोडर्म मीसोडर्म से होता है। यह अधिचर्म की तुलना में 2-3 गुना मोटी होती है। अधिचर्म क्या होती है, ऊपरी वाली जो सतह होती है ये हमारी अधिचर्म होती है, और इससे 2-3 गुना क्या होती है, ये मोटी होती है। अंदरूनी सतह जो होती है हमारी 2-3 गुना मोटी होती है अधिचर्म से। इसका निर्माण तंतुमय संयोजी ऊतक से होता है और इसे श्वेत कोलोजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, आरेखित पेशीय तंतु, रोग पुष्टिकाएं एवं त्वक संवेदी अंग तथा विभिन्न त्वक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, त्वक ग्रंथियां, आरेखिक पेशीय तंतु, रोम पुष्टिकाएं, त्वक संवेदी अंग। ये जितने भी त्वक ग्रंथियां हमारी होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, हमारी चर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, या त्वचा के भीतरी भाग में, जिसको हम लोग चर्म के नाम से जानते हैं, इसमें पाई जाती हैं। और चर्म के जो नीचे जो स्थित होता है, स्थित वसीय स्तर इसे त्वचा की पेशियों से जोड़ता है। तो इसके नीचे जो स्तर होता है चर्म के नीचे, यही हमारा क्या करता है, ये कार्य क्या कार्य करता है, ये हमें त्वचा से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक। और व्हेल, सील आदि समुद्री जीवों में वसीय स्तर बहुत मोटा होता है। इसी कारण क्या होता है कि इसी कारण इसे ब्लबर कहते हैं। तो जब उन लोगों का सतह जो होती है मोटी होती है, जैसे हम लोग हाथियों के शरीर पे देखते हैं, व्हेल के शरीर पे, तो क्या होता है, इन लोगों को चोट या जब हल्की फुल्की चोट क्या होता है, इन लोगों को असर नहीं करती है। इसी कारण होता है, क्योंकि जब सतह मोटी होगी, मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं ना कि इनकी जो चमड़े होते हैं, जिसको हम लोग चमड़े कहते हैं, ये बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, ये किस कारण होता है, चर्म के कारण, क्योंकि अंदरूनी सतह मोटी, ऊपरी सतह भी मोटी होगी। तब क्या होगा कि अगर जब कोई भी ऊपर से धारदार हथियार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी त्वचा पर जब हमला किया जाता है, तो क्या होता है, वो जितना मोटा होगा उतना ही उस पर चांसेस कम हैं कि या तो उतनी ही ताकत इस पर लगाई जाए, उतना ही फोर्स, उतना ही बल लगाया जाए कि ये अंदर पूरा घुस जाए। तभी तो ब्लड निकलेगा, तभी तो खून बहेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये मोटी हल्की होगी, ठीक, जैसे मान लो 2 न्यूटन बल इस पर लगाया गया, 2 न्यूटन बल इस पे लगाया गया, तो किस पे चांसेस ज़्यादा है, किस पे संभावना ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है ब्लड निकलने की, इस पे कम होगा। रक्त इस पे ज़्यादा बहेगा, इस पे ज़्यादा बहेगा, इस पे बहुत ही कम मात्रा में, या हो सकता है ना ही हो। अधिकतर संभव तो यही है कि ना ही होगा, क्योंकि 2 न्यूटन बल बहुत ज़्यादा बल नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि हम लोग फिजिक्स की क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं कि बल कितना लगता है, क्या कैसा, ये सब तो हम फिजिक्स की क्लासेस में अपना डिस्कस कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, ब्लबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ब्लबर क्या होता है। ठीक है, पहला तो ब्लबर क्या होता है, मीसोडर्म क्या होता है, ये सब ये सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही। अब बात करेंगे हम लोग त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में। ठीक है, तो त्वचा के अधिचर्म की अंकुरण स्तर की सजीव कोशिकाओं से रोम तथा विभिन्न त्वक ग्रंथियां निर्मित होती हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोम, जैसे जो हमारी ये बाल वगैरह निकलते हैं और जो त्वक ग्रंथियाँ होती हैं, इन सब ये सब जो निर्मित होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग चलो पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रोम या बाल के बारे में। तो यह क्या होता है? यह स्तनियों की त्वचा का प्रमुख लक्षण होता है। बाल या रोम बाल या रोम का जो भाग त्वचा में स्थित होता है उसे रोम की जड़ कहते हैं। मतलब ये हमारी उसे रोम की जड़ कहते हैं। ये रोम पुष्टिका में स्थित होता है। रोम पुष्टिका का निर्माण अधिचर्म के अंकुरण स्तर से होता है। रोम का जो भाग त्वचा से बाहर स्थित रहता है उसे रोम कांड कहते हैं। यह मृत होता है। रोम पुष्टिकाओं से सिबेसियस ग्रंथि तथा एरेक्टर पीली पेशियाँ लगी होती हैं। ठीक है, लगी होती हैं। पेशियों के संकुचन से रोम खड़े होते हैं। रोम कांड केंद्रीय भाग मेडुला, मध्य भाग कार्टेक्स तथा बाह्य भाग क्यूटिकल कहते हैं हम लोग। इसके क्यूटिकल कहलाता है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो कार्टेक्स कोशिकाओं में उपस्थित मिलेनिन वर्णक बालों को रंग प्रदान करते हैं। इसका निर्माण बंद हो जाने पर कोशिकाओं में वायु भर जाती है तथा प्रकाश के परावर्तन के कारण बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो क्लियर हो रही। पहली बात तो ये हमारी मान लो त्वचा हो गई। ठीक है, ये हमारा एक रोम है जिसे हम लोग बाल के नाम से जानते हैं। ये इसकी जो अंदरूनी भाग होगा, इसका जड़ होगा, हम लोग वैसे भी जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जड़, या इसको हम लोग कह सकते हैं मूल। इसको हम लोग मूल कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे रूट। ठीक है, तो अब ये जो निचली भाग है इसको हम लोग जड़ कहेंगे, और ऊपरी जो हमारा भाग है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कांड। किस नाम से? कांड। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरी बात क्या होता है कि इसमें एक पेशी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है, सॉरी, मेडुला नहीं है शायद। किसकी सूखने की वजह से ये होता है? मिलेनिन वर्णक जो होते हैं ये बालों को क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। और जब ये सूख जाते हैं, जैसे क्या होता है, ये बालों में ये पहले से भरे रहते हैं। ठीक, ये काले काले थे समझ लो। ठीक है, अब ये कालापन इसमें से जब निकल गया, ये क्या हो, एक पाइप की तरह हो गया, और इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ी, यहाँ से परावर्तित हुई, अपवर्तित हुई। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? सफ़ेद ये इसकी प्रकृति कैसे हो गई? ये हमें कैसे प्रतीत हो रहा है? श्वेत। मतलब इसका कलर क्या होगा? हमें सफ़ेद दिखाई देगा। तो ये कब होता है? जब मिलेनिन वर्णक बालों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या होता है? ये जब इसका निर्माण बंद हो जाता है तब क्या होता है? कोशिकाओं में वायु भर जाने के कारण हमारे बाल जो होते हैं सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और ये मिलेनिन उपस्थित कहाँ होता है? ये उपस्थित होता है कर्टेक्स कोशिकाओं में। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि रोम के बारे में बात कर रहे थे। रोम का जो हमारा बाहरी केंद्रीय भाग होता है ये क्या कहलाता है? हमारा जो केंद्र का भाग होता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मेडुला। ठीक, केंद्र का भाग मेडुला। और क्या होगा? मध्य भाग हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मेडुला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कार्टेक्स, बीच का भाग। ये हमारा कार्टेक्स। ठीक है, और बाह्य भाग जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्यूटिकल। किस नाम से जानते हैं भैया? क्यूटिकल। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये हमारा होगा क्यूटिकल। राइटिंग गंदी है, केवल समझना बस। ठीक, ये हमारा बाल था। थोड़ा गंदी राइटिंग है, बस समझिएगा। ये हमारा बाल था। बाल का जो ऊपरी सिरा था
ये हमारा बाल हो गया, ठीक, ये हमारा बाल हो गया। इस रोम का जो निचला सिरा होगा, जो जो मध्य सिरा होगा, इसको म्यूडुलस, ठीक है, म्यूडुलस, माफ़ करना म्यूडुला। और जो हमारा बाहरी सिरा होगा ये होगा क्यूटिकल, क्यूटिकल। और जो मेरा मध्य सिरा होगा बाल का वो क्या हो जाएगा, कार्टेक्स, वो हमारा होगा कार्टेक्स। और कार्टेक्स में ही उपस्थित होता है मिलेनिन नामक जो वर्णक होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है, कार्टेक्स में। और कार्टेक्स में जब मिलेनिन नामक वर्णक जो होता है, जब ये सूख जाता है, मतलब इसका क्या होता है, संचार होना, हम लोग इसको इस नाम से जान सकते हैं कि मिलेनिन है, वर्णक है, या इसे कह सकते हो एक तरीके का तरल पदार्थ जिसका क्या होता है, संचार होना जब बंद हो जाता है, हमारी बॉडी क्या होती है, इसको कंजर्व, इसको मैन्युफैक्चर करना, इसको बनाना जब बंद कर देती है तो क्या होता है, तभी क्या होता है, हमारे बालों में वायु भर जाती है और हमारे बाल क्या होते हैं, सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। चलो भैया आगे चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो हम लोगों को ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता आप लोगों को तो इसकी लाइव क्लासेस भी होंगी समझाने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा यहाँ पे आए और उसको कोई भी चीज़ यहाँ पे ना समझ में आए। सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री हो रही हैं। फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, केमिस्ट्री क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है मंडे से। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हों, मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी ज्वाइन करें बच्चा। अगर आप लेट करते हैं तो आपका नुकसान होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले त्वक ग्रंथियों के बारे में। तो त्वक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये चर्म में स्थित होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो श्वेत ग्रंथि, इसका संचरण नलिकाकार एवं कुंडलित होती है। इसकी संरचना नलिकाकार एवं कुंडलित होती है। इसका कार्य श्वेत या पसीना स्रावित करके शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखना है। इसका कार्य क्या होता है, हमारे जो शरीर का तापमान होता है इसको पसीने के साथ, श्वेत के साथ बाहर निकालता है। हमारी शरीर की गर्मी को, मतलब हमारे शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। ये कार्य किसका है, श्वेत ग्रंथि का, ठीक है, जिसे हम लोग पसीना ग्रंथि भी कह सकते हैं। लेकिन लिखेंगे क्या, श्वेत ग्रंथि, क्योंकि क्यों लिखेंगे, अगर पसीना ग्रंथ बोलोगे ना तो हम लोग क्या करें, साइंस पढ़ रहे, विज्ञान की भाषा में सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा टफ वाली होने, मतलब कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे समझाने वाली। यहाँ पे सब जानते हैं कि स्वेट क्या होता है, और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वेद, ठीक है। अब बात करते हैं सीबेसियस ग्रंथ की। तो सीबेसियस ग्रंथ का काम क्या होता है, तो इसमें से तेलीय तरल सीबस स्रावित होता है, जो बाल को चिकना तथा जलरोधी बनाए रखता है। हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग नहाते वहाते हैं या कुछ भी, बालों पे जब हम लोगों के पानी पड़ता है तो क्या होता है, बाल के जो पानी होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाता है। वो इसी कारण होता है, सीबेसियस ग्रंथ के कारण क्या होता है, वो सीबेसियस ग्रंथ क्या करती है, हमारे बालों को एक तरल पदार्थ, तेलीय पदार्थ कह सकते हैं, वो क्या करती है, उसको प्रदान करती है, जिसके कारण हमारे बाल क्या होते हैं, चिकने और जलरोधी हो जाते हैं। तो ये कार्य किसका होता है, सीबेसियस ग्रंथि का, ठीक, क्लियर है बच्चा। आगे चलें। चलो अब बात करते हैं स्तन ग्रंथि की। तो या स्तनियों की विशेषता में ये अवशेषी होती है। स्त्रियों में विकसित होती है, या स्त्रियों में विकसित होती है, तथा प्रसव के पश्चात इसमें दुग्ध का स्रावण होता है। स्तन ग्रंथ सब जानते हैं, दुग्ध का स्रावण होता है इससे, ठीक है। तो ये भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा टॉपिक है कन्फ्यूज़न वाला। और ये कहाँ, लगभग जीवधारियों में पाए जाते हैं, मनुष्यों में अधिकतर पाए जाते हैं, मनुष्य में, स्त्रियों में, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सिरोमिनस ग्रंथियाँ। तो सिरोमिनस ग्रंथियाँ क्या होती हैं भैया,
तो ये बाह्यवर्णक नाल में पाई जाती हैं। इसमें सदृश तरल सिरोमिन स्रावित होता है। यह कर्णपटक या कर्णपदक कान के पर्दे की सुरक्षा करता है। तो सिरोमिनस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? कान की पर्दे की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये कान की पर्दों की हमारी सुरक्षा करता है। वहाँ पे एक तरल पदार्थ स्रावित करके, जिसको जब हम लोग कान वान साफ करते, कभी साफ करवाते, तो वो तरल पदार्थ उसमें निकलते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। सिरोमिनस ग्रंथि क्या होती है? ये हमारे कान के पर्दों की सुरक्षा में सहायता करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मीबोमियन ग्रंथियाँ। तो मीबोमियन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो मीबोमियन ग्रंथियाँ भैया ये क्या करती हैं हमारी? ये नेत्र पटलों के किनारे नेत्र बरौनियों के नीचे स्थित होती हैं। इसमें से स्रावित तेलीय तरल कार्निया को चिकना बनाए रखती है, मतलब चिकनाहट प्रदान करती है। क्या करती है? चिकनाहट। ये इसलिए प्रदान, जैसे हम लोग ये पाई कहाँ जाती है? जैसे हमारा नेत्र पटल हो गया, जो आँख की पलक हो गई, पलक के किनारे नेत्र बरौनियों के नीचे स्थित होती है। ये हमारी कुछ नेत्र बरौनियों के बिल्कुल बगल में हमारी, समझ लीजिए, आँख हो गई। ठीक है, ये उसकी हो गई, ये इसकी हो गई पटल। ठीक, इसको हम लोग पलक के नाम से जानते हैं। इसके किनारे क्या होता है? एक जो किनारे हल्का सा हम लोग देखते हैं, हल्का सा उभरा हुआ पाया जाता है, वही है हमारा, क्या होता है? वही है हमारा क्या था ये नाम, मैं इसका भूल गया। मीबोमियन ग्रंथि। यही हमारा मीबोमियन ग्रंथि है। ये कहाँ पे पाया जाता है? आँख के कोने पे हमारी जो नेत्र पटल होते हैं, मतलब हमारी जो आँख की पलक होती है, इसके जस्ट बगल में किनारे कोने पर पाए जाते हैं मीबोमियन ग्रंथि। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एक तरल पदार्थ ये स्रावित करता है, मतलब एक तरल पदार्थ छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो कार्निया होती है, कार्निया वो डिफेक्ट नहीं होती है, उस पर चिकनाहट बनी रहती है, ताकि उस पर कोई भी पदार्थ या तरल कोई भी चीज़ पड़े तो क्या हो, वो उस पर चिपके ना। और जब उस पर, क्योंकि क्या होता है, हमारी जो नेत्र पटल होते हैं बार बार ऊपर नीचे करने की वजह से उस पर कोई डिफेक्ट ना हो। जैसे कोई भी कंकड़ या धूल के कण अगर उस पर जाके पड़ते हैं और वो उस पर क्या हो रहा है कि जैसे वो चिकनाहट नहीं है, तो किसी भी वस्तु पर अगर चिकनाहट नहीं होगी, ठीक, तो क्या होगा? अगर उस पर कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के द्वारा अगर उस पर बार बार उसको खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, खोला, या उस पर कोई बस ऐसे टहलाई जा रही, तो क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा? उस वस्तु का ह्रास होना शुरू होता है ना। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। वो वस्तु नष्ट होना शुरू होती है धीरे, क्षणभंगुर, धीरे 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 धीरे, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होगी, लेकिन होगी। तो वही हमारी क्या होगा? आँखों के साथ होगा। हमारी कार्निया जो होगी वो डिफेक्टिव होगी, वो डिफेक्ट उसमें आएगा, और जिसके कारण क्या होगा? हमारी आँखों को नुकसान पहुँचेगा। तो इसका बहुत 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 कह सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा सहयोग है हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करने में। तो मीबोमियन ग्रंथि का मेन कार्य क्या है? मीबोमियन ग्रंथि का भैया, तो ये क्या करता है? हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? एक तरल पदार्थ को स्रावित करके, तेलीय तरल पदार्थ को, जो कार्निया को चिकनाहट प्रदान करता है। अब बात करते हैं मूलाधार ग्रंथि के बारे में। ये क्या ग्रंथि होती है? तो ये जनांगों एवं गुदा के समीप स्थित होती है। इनसे विशेष गंधयुक्त तरल स्रावित होता है। ये लैगिंग आकर्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, जो हमारे ये क्या करते हैं? हमारे लैगिंग आकर्षण में सहायता करते हैं, प्रजनन में हमारी सहायता करते हैं। मूलाधार ग्रंथि का मेन काम प्रजनन में सहायता करना होता है। ठीक, तो भैया क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर लाइव वीडियोस लेकर आऊँगा। और इधर हमारी लाइव वीडियोस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इधर सॉर्ट आउट। पहली बात तो गांव की होने की वजह से यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं मिल पाता,
और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारी 10th की क्लासेस, 10th मैथ्स की क्लासेस, गणित की क्लासेस, हिंदी मीडियम वालों की क्लासेस कल सुबह से 8 बजे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, अभी बाद में चल के लाइव क्लासेस भी होंगी, तो ज्वाइन करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे रहोगे और आप ये सोचने वाले हो कि आगे चल के जब 2 महीने या 3 महीने के लिए अगर कॉलेज खुलता है, स्कूल खुलता है, तो आप उसमें टॉप कर जाओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। सिलेबस इतना छोटा भी नहीं होता और इतना बड़ा भी नहीं होता कि आप एक दिन में उसको ख़त्म कर दो। आराम से पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 घंटे लगातार पढ़ने हैं। 1 घंटे 2 घंटे आपके लिए काफ़ी हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।